Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I am teaching you biology. Students, in today's session we are going to discuss about cilia and flagella, one of the most important structures for cellular movements. Alright. आपने previous classes में एक word सुना हुआ है chemotaxis या locomotion. अब ये chemotaxis क्या है कि living organisms का जो unicellular होते हैं या simple multicellular होते हैं उनका chemical stimulus की तरफ जाना positive chemotaxis कहलाता है, उनका स्टिमुलस से अवे जाना नेगेटिव कीमोटैक्सिस कहलाता है। अब ये जो मूवमेंट हमें नजर आती है इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर द हेयर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज सिलिया एंड फ्लैजेला। अब जो सिलिया हैं वो साइज में छोटे होते हैं और तादाद में काफी ज्यादा हो सकते हैं, और दूसरी तरफ जो फ्लैजेला हैं वो तादाद में एक भी हो सकता है लेकिन लेंथ में 150 माइक्रॉन्स तक भी पॉसिबिलिटी इनकी देखी गई है। तो इसका मतलब ये है कि सेल्स की मूवमेंट्स के लिए और समटाइम्स एज रिसेप्टर ऑर्गन्स भी ये काम कर रहे होते हैं फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इनकी जो डिटेल्स आप लोगों ने याद रखनी है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, इनको एनलिस्ट किया हुआ एक सीक्वेंस में, इसको देखते हैं वन बाय वन बोर्ड के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, द फर्स्ट थिंग इज दैट सिलिया एंड फ्लैजेला आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द सेल्स। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन फ्लैजेला एंड सिलिया। तो आप लोग याद रखेंगे फ्लैजेला आर लॉन्गर फ्यू इन नंबर, 1, 2 और 4 हो सकते हैं, या अगर कोई पेरिट्राइकस टाइप बैक्टीरिया हो तो उनकी सारी सरफेस के ऊपर भी फ्लैजेला हो सकते हैं। अंडुलेटिंग मूवमेंट्स शो करते हैं एंड बीट इंडिपेंडेंटली, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके नहीं चलते फ्लैजेला। लेकिन सिलिया में इसके बरक्स हमें एक डिफरेंट चीज नजर आ सकती है, और वो क्या है, सिलिया रिलेटिवली शॉर्ट एंड बीट परपेंडिकुलरली। दो तरह की मूवमेंट्स शो कर सकते हैं, मेटाक्रोनस रिदम जिसको हम कहते हैं, बीटिंग वन आफ्टर द अदर, यानी ग्रुप बाय ग्रुप भी मूव कर सकते हैं, और दूसरी तरफ सिंक्रोनस रिदम, बीटिंग साइमल्टेनियसली, कि एक साथ ही एक साइड के सारे सिलिया जो है वो बेंड हो जाएं और एक साथ ही सारे के सारे स्ट्रेटन अप हो जाएं। इस वाली मूवमेंट को हम कहेंगे दिस इज सिंक्रोनस रिदम, मिलके चलने वाला रिदम बनाते हैं। ऑलराइट। और दूसरे नंबर पे जो चीज हमने अभी देखी कि सिलिया साइज में छोटे हैं, तादाद में ज्यादा हैं, तो पूरी की पूरी बॉडीज को, सेलुलर बॉडीज को कवर अप भी कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर जो इनके स्ट्रक्चर की हमने बात करनी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो क्रेडिट जाता है कि उसके बाद जाके हमें ये पता चला कि ये जो हेयर लाइक अपेंडेजेस सरफेसेस के ऊपर मौजूद हैं, इनके अंदर क्या क्या कुछ मौजूद है उसको हम देख रहे हैं वन बाय वन। अब स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर में आप लोग ये याद रखें कि सिलिया और फ्लैजेला की इंटरनल एनाटॉमी जो है इट इज ऑलमोस्ट सेम। जब हम इसको देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि एक खास पैटर्न के अंदर अरेंज हुए हैं। ना सिर्फ उनकी अरेंजमेंट स्पेसिफिक है, बल्कि जब वो मूव कर रहे होते हैं या वेव लाइक विप्लैश मूवमेंट पैदा कर रहे होते हैं तो उस वक्त इनके सीक्वेंशियल मूवमेंट्स या जो सीक्वेंस बन रहा है इनके अंदर प्रोटीन्स का और माइक्रोट्यूब्यूल्स का, वो बड़ा जबरदस्त होता है। और वहां पे भी एक कुदरत का शाहकार है जो भी हम देखेंगे, दे आर नोन एज डायनीन प्रोटीन्स। ऑलराइट। अब स्टूडेंट्स, आप लोग जो बात यहाँ पे याद रखने वाले हैं वो क्या है कि पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एक्सोनीम। अब ये जो एक्सोनीम है बुनियादी तौर पे ये एक खास किस्म की जो अरेंजमेंट हमें नजर आ रही है, द स्पेसिफिक अरे ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड दीज सिलिया एंड फ्लैजेला, दे आर नोन एज एक्सोनीम्स। सो बोथ सिलिया एंड फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ एक्सोनीम, सेम पैटर्न है, सेम माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट है। फिर उसके बाद आपने जो चीज याद रखनी है, दैट इज 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स। अब माइक्रोफिब्रिल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, सिंपल प्रोटीन्स पे मुश्तमिल हैं, लेकिन 11 हैं टोटल तादाद में। लेकिन जब इनको हम मेंशन करते हैं तो हम कहते हैं भाई दे एग्जिस्ट इन 9+2 पैटर्न। इसका मतलब क्या है कि 9 माइक्रोफिब्रिल्स हैं वो पेरिफेरल रिंग बनाते हैं, और जो 2 हैं वो सेंटर में या कोर में मौजूद होते हैं एंड कवर्ड विद शीथ और साइटोप्लाज्म। ऑलराइट। सो 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स इज प्रेजेंट। एक्सोनीम इज मेड अप ऑफ 11 माइक्रोफिब्रिल्स और बंडल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 पेरिफेरल हैं और 2 उनमें से सेंट्रल हैं। फिर इसके बाद जो सेंट्रल हैं उनके ऊपर जो कवर मौजूद है उसे हम कहते हैं इट इज सेंट्रल शीथ। सो सेंट्रल शीथ इज द 2 सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर इनक्लोज्ड इन शीथ। प्रोटीनस कवरिंग होगी, प्रोटीन पे मुश्तमिल ज्यादातर कंपोजिशन होती है, और थिक सा साइटोप्लाज्म जेल जो है वो इनके दरमियान मौजूद होता है, जिसे समटाइम्स मैट्रिक्स भी कहा जाता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, पेरिफेरल माइक्रोफिब्रिल्स को अगर हम फर्दर डिफरेंशिएट करना चाहें तो हमें पता चलता है कि ये 2 ट्यूब्यूल्स की शक्ल में नजर आ रहे हैं। उनको अपनी आसानी के लिए हमने यहाँ पे ए ट्यूब्यूल और बी ट्यूब्यूल का नाम दे दिया है।
जो ए ट्यूब्यूल्स हैं उनकी एक खास बात है कि वो अंदर की तरफ मौजूद होते हैं और मुकम्मल रिंग हैं या पेरिफेरल स्फेरिकल गोल गोल सी उनके हमें शक्ल नजर आ सकती है। ऑलराइट, लेकिन जो बी ट्यूब्यूल्स हैं वो बाहर की जानिब मौजूद हैं और उनको हम कह रहे हैं दे आर द सी शेप्ड फाइबर्स। अब इसका मतलब क्या है कि जो ए ट्यूब्यूल्स हैं वो कोर की जानिब थोड़ा सा झुकाव है उनका, अंदर की तरफ को है, और जो दूसरे वाले बी ट्यूब्यूल्स हैं वो उनके ऊपर जुड़े हुए हैं। जो ऊपर जुड़े हुए हैं वो मुकम्मल गोलाई में नहीं है बल्कि वो सी शेप्ड रिंग्स की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बाकी स्ट्रक्चर्स हैं उनको नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसकी इंपॉर्टेंस है सारी की सारी मूवमेंट या फिजियोलॉजी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला के हवाले से, और वो हैं डायनीन आर्म्स और डायनीन प्रोटीन्स। अब डायनीन आर्म्स स्टूडेंट्स क्या हैं? इनर सब फाइबर से निकलने वाले दो बाजुओं जैसे स्ट्रक्चर्स जिनको हम कह रहे हैं डायनीन आर्म्स, बेसिकली प्रोटीन की वजह से। एक उसकी बैरूनी बाजू है और एक उसका अंदरूनी बाजू है जो कि क्लॉकवाइज मुड़े हुए या बेंडेड फॉर्म में हमें नजर आते हैं, और इन्हीं ने सारी की सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल किया हुआ है। बेशक वो सिलिया की मूवमेंट हो या बेशक वो फ्लैजेला की विप्लैश मूवमेंट हो, इन्होंने ही कंट्रोल किया हुआ है। किस तरह से करते हैं कंट्रोल, वो भी हम मैकेनिज्म में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, रेडियल स्पोक्स। ये रेडियल स्पोक्स ओरिजिनेट होके जा रहे हैं, एंड पे इनके ग्लोब्यूलर सा स्ट्रक्चर होता है और बैक साइड पे उसके एक स्टाक होता है, और ये कोर ऑफ द सिलिया एंड फ्लैजेला की तरफ मूव करके जा रहे होते हैं ताकि फिजिकल जो है स्ट्रक्चर को मजीद स्ट्रेंथन अप किया जा सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन वी हैव अ नेक्सन। नेक्सन्स क्या हैं? दीज आर द प्रोटीनस इंटर डबलेट लिंकेजेस, यानी जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स अभी हमने कहे थे या माइक्रोफाइब्रिल्स जो बाहर मौजूद हैं, यानी 9+2 में से जो 9 वाले हैं उनको आपस में जोड़ के रखने वाले जो ब्रिजेस हैं, दे आर नोन एज नेक्सन्स। ऑलराइट, फिर प्रोटीन क्रॉस लिंक्स मौजूद हैं। एक्सोनीम इज हेल्ड टुगेदर बाय 3 सेट्स ऑफ प्रोटीन लिंक्स। कौन कौन से हैं? एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। ब्रिज कनेक्टिंग टू सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, यानी जो बिल्कुल दरमियान में कोर में मौजूद थे, जिसके इर्द गिर्द हमने कहा था कि शीथ या मैट्रिक्स मौजूद हो सकता है। फिर रेडियल स्पोक्स हैं जो टुवर्ड्स द सेंटर जाते हुए नजर आते हैं हमें, पेरिफेरल ट्यूब्यूल से ओरिजिनेट होते हैं और सेंटर की जानिब जा रहे होते हैं। और तीसरी चीजें हैं नेक्सन्स, जिन्होंने पेरिफेरल माइक्रोफाइब्रिल्स को एक रिंग की फॉर्म में मेंटेन करके रखना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जब ये सारी चीजें मुकम्मल हो जाती हैं तो फिर ज़हन में ये सवाल आता है कि ये सारा कुछ तो हम बाहर से स्टडी कर रहे हैं, कोई ऐसी जगह भी होगी जहां से ये सिलिया और फ्लैजेला ओरिजिनेट करके आते हैं, या फिर ये सिलिया और फ्लैजेला खुबे हुए हैं सेल्स के अंदर। तो वो जगह जहां पे सिलिया या फ्लैजेला की बुनियाद है उसको हम कहेंगे बेसल बॉडी। ऑलराइट, तो बेसल बॉडी का प्लूरल बेसल बॉडीज होगा। बेसल बॉडीज आर प्रेजेंट व्हेन सिलिया एंड फ्लैजेला ओरिजिनेट फ्रॉम बेसल बॉडीज एम्बेडेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, और वहां पे भी माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिब्रिल्स की अरेंजमेंट हमें इसी पैटर्न में नजर आएगी, यानी कि 9+2 पैटर्न। ऑलराइट, यहां तक तो स्टूडेंट सिलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है जो अभी तक हमने पढ़ा है। फर्दर इसके अंदर हमें जो फिजियोलॉजी नजर आती है या मैकेनिज्म नजर आ रहा है कि ये हरकत किस तरह से करेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया स्पीड से फूड की जाने मूव करके चले जाते हैं, या अगर कोई और प्रोटेस्ट या प्रोटोजोन है तो उसको पता चले कि पोल्यूटेंट केमिकल आ गया पानी के अंदर, तो फौरन वहां से भाग के उससे अवे जाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी जो स्विफ्ट मूवमेंट्स हैं, इन तमाम मूवमेंट्स के पीछे जो मैकेनिज्म चल रहा है इसको अंडरस्टैंड करते हैं अभी। जी स्टूडेंट्स, मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट को बेहतरीन अंदाज में समराइज किया जा सकता है इस एक वर्ड के अंदर, डायनीन वॉकिंग। अब ये बड़ी खूबसूरत इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि डायनीन वॉकिंग बेसिकली क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसकी एनालॉजी बनाई जाती है कैट मूवमेंट के साथ या कैट क्लाइंबिंग मूवमेंट के साथ, कि अगर कोई बिल्ली दरख्त के ऊपर चढ़ रही होती है, अगर आपने कभी नोट किया हो उसको, या किसी और बड़े जानवर को जो बिल्ली का कोई कजन हो, बायोलॉजिकल रिलेटिव, उसको आपने देखा हो कि वो जंप करके अपने शिकार की जानिब जाना शुरू करता है, तो उस तरह की मूवमेंट जो है वो हमें यहाँ पे डायनीन वॉकिंग के अंदर नजर आती है कि पहले ये अपने पंजे उस दरख्त के ऊपर या सरफेस के ऊपर खुबा लेती है, फिर एकदम से जंप करती है, थोड़ा सा फासला तय करती है और फिर जाके अपने पंजे वहां पे खुबा देती है और फिर फोर्स के साथ उसको पुश कर रही होती है बैक साइड पे। यही चीज हमें डायनीन प्रोटीन के अंदर खास चीज नजर आती है, जो कि कुदरत ने एक जबरदस्त किस्म का मैकेनिज्म यहाँ पे दे दिया है। इसके जो स्टेप्स आपने याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए जरा। These mechanics are analogous to cat climbing a tree. Dynein arms are one doublet attached to an adjacent doublet. यानी डायनीन आर्म्स जो मौजूद हैं वो साथ वाले डबलेट को
अटैच करने की कोशिश कर रही है, फिर उसके बाद क्या करेंगी, उसको पुश करेगी, ऑलराइट, एंड पुल सो दैट द डबलेट स्लाइड पास्ट ईच अदर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जिसको ये पुश कर रहा है ये ऊपर जा रहा है, जिसके साथ ये अटैच हुआ हुआ है उसको वो नीचे वाली साइड पे धकेलना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये स्लाइडिंग मूवमेंट हमें नजर आएगी। डायनीन्स अटैच हुए, उन्होंने पुश किया तो एक ट्यूब्यूल नीचे जाएगा और ये वाला ट्यूब्यूल ऊपर की जानिब मूव करता हुआ नजर आएगा। फिर उसके बाद क्या है, द आर्म देन रिलीज फ्रॉम द अदर डबलेट एंड रीअटैच एट अ डिस्टेंस। वही प्रोसेस रिपीट किया जाएगा, उसको खींच के नीचे लाने के बाद अभी अपनी आर्म्स को उठा लेंगे, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस तय करके दोबारा अटैच होंगे, फिर नीचे खींचेंगे और इस तरह से ये स्लाइडिंग चलती रहेगी इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, जिसके अंदर ट्यूब्यूल्स हैं वो स्लाइड करते जा रहे हैं और सिलिया या फ्लैजेला जो है वो बेंड होंगे या फिर राइट और लेफ्ट साइड पे टर्न हो सकते हैं। तो ये सारी मूवमेंट जो है इसको हम नाम देते हैं डायनीन वॉकिंग। ऑलराइट, मैकेनिज्म का बाकी हिस्सा जो है उसको नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अभी जो प्रीवियस सेट हमने देखा है मूवमेंट्स का, उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि सिलिया या फ्लैजेला जो है वो इलोंगेट हो सकते हैं, ऑलराइट, लेकिन दूसरी जानिब अगर ये देखा जाए कि अगर इनको बेंड करवाना हो या मोड़ना हो तो उस सूरत में क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, इसके लिए जो स्टेप्स आपने याद रखने हैं इनको भी देख लीजिए। डायनीन आर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग मूवमेंट ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला बाय फॉर्मिंग ब्रिजेस बिटवीन नेबरिंग डबलेट्स, ऑलराइट। फिर इस सारी मूवमेंट के लिए एनर्जी भी चाहिए और एनर्जी हम लेते हैं हमेशा एटीपी से, जो हमारी एनर्जी करेंसी है हर फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अंदर, हर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर जो हमारी बॉडी में चल रहा है। So hydrolysis of ATP is important. Dynein hydrolyzes ATP for energy. Neighboring doublets cannot slide past each other very far. Instead, the forces exerted by dynein arms cause doublets to curve and bend. यानी जितनी भी वो forces लग रही हैं या attachment और detachment हो रही है, वहां पे सारी की सारी जो energy requirement है, it is met by the presence of adenosine triphosphates, the energy currency in biology. Alright. फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, अगेन आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाउ द सिलिया एंड फ्लैजेला दे आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन इन बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, ऑलराइट। तो सिलिया के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूं, दो अल्फाज आपने याद रखने हैं। एक चीज को हम कहते हैं इफेक्टिव स्ट्रोक, दूसरे को हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। अब असल में जो 9+2 पैटर्न है, दो तो सेंट्रल हैं, उनको इस केस में आपने छोड़ देना, बाकी जो 9 है उसमें से आपने 5 का एक सेट अलहदा समझना है और 4 का दूसरा सेट अलहदा समझना है। बोथ ऑफ द सेट्स दे वर्क एंटागोनिस्टिकली, ऑलराइट, एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करते हैं ताकि सिलिया को बेंड किया जा सके और वापस स्ट्रेटन अप किया जा सके। अब ये वाली चीज अभी हमने स्टार्ट में देखी थी कि सिलिया के अंदर हमें दो तरह की मूवमेंट्स नजर आ सकती हैं, या तो वो ग्रुप्स में बिहेव करेंगे या फिर वो एक साथ इकट्ठे ही बिहेव करना शुरू हो जाएंगे फॉर द बेंडिंग and movement of the organism forward and backward. All right, तो steps समझ लीजिए। The first thing is movement is due to sliding of double fibrils in two groups, और उन दोनों ग्रुप्स की तकसीम मैंने अभी आपको बताई थी। एक ग्रुप बनेगा 5 out of 9 का और दूसरा ग्रुप बनेगा 4 out of 9 का। All right, 5 out of 9 contract simultaneously, एक साथ 5 जो हैं वो बेंड होना शुरू हो गए। अब इनकी बेंडिंग की वजह से क्या होगा, दूसरे वाले इलोंगेट होते हुए नजर आएंगे, उनकी इलोंगेशन की वजह से सिलिया के अंदर बेंडिंग मूवमेंट हो सकती है। सिलियम बेंड्स और शॉर्टन्स एंड देन इट इज नोन एज इफेक्टिव स्ट्रोक। इसने क्या किया है, पुश कर दिया है पानी को बैकवर्ड, तो बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली आगे की जानिब जाना शुरू हो जाएगी इफ दिस ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन द एक्वस मीडियम, ऑलराइट। फिर उसके बाद क्या है, 4 out of 9 कॉन्ट्रैक्ट एंड सिलिया स्ट्रेटन्स, दिस इज नोन एज रिकवरी स्ट्रोक। पहले 5 बेंड कर रहे थे, ऑलराइट, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो सिलिया बेंड हो रहे थे, फिर क्या हुआ, बाकी 4 जो है उस सूरत में वो स्ट्रेटन अप हुए हुए थे। जब ये 4 भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वो रिकवर करके वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में चला जाएगा, तो उसको हम कहेंगे दैट इज रिकवरी स्ट्रोक। फिर उसके बाद फ्लैजेला के अंदर जो हमें एक वेवी पैटर्न नजर आता है, जिसकी वजह से खास तौर पे उसे हमने व्हिप्लैश कह दिया है, वो किस तरह से पॉसिबल है यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसको भी देख लें। फ्लैजेलम कॉजेज मूवमेंट बाय पैसेज ऑफ रैपिड सक्सेसिव वेव्स फ्रॉम अटैच्ड टू फ्री एंड। जिस जगह से जुड़ा हुआ है वहां से उसने एक वेव का आगाज करना है जो कि फ्री एंड तक चलती चली जाएगी, और इसकी वजह से फ्लैजेला के अंदर वो लहरें बनती हुई नजर आती हैं जो कि अल्टीमेटली प्रोपेलिंग फोर्स प्रोवाइड कर रही हैं
किसी भी फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिज्म को, या इवन दो स्पर्म्स के अंदर जो हमें खास तौर पे प्रोपल्शन नजर आती है इन फ्लैजिला की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और फिर उसको फर्दर एड कर रहे होते हैं द फ्लूइड्स प्रेजेंट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसकी वजह से ये स्पर्म्स जो हैं वो यूट्रस से ट्रेवल करके तो ऊपर फिलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट्स तक चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग याद रख सकते हैं द फ्लैजिलर मूवमेंट ऑफ ह्यूमन स्पर्म, इट इज प्रोपेल्ड फॉरवर्ड ड्यू टू दिस फ्लैजिलर वेव लाइक मूवमेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।